तो हमने 50 नंबर तक क्वेश्चन को अटेंड कर लिया था। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी बचे हैं उनको हम फाइनल कर लेते हैं। तो ये हमारा 51 से स्टार्ट है। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से शामिल है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोग ने इसको खूब पूछा है। और जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उससे भी इसी तरीके से पूछा है, इसको भी पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए जीवन क्षमता, बी शिक्षा का स्तर, सी प्रति व्यक्ति आय या डी उपर्युक्त सभी। तो इनमें से क्या क्या शामिल है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका मानव विकास सूचकांक जो बनता है उसके 3 मानक होते हैं। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो जॉब, नौकरी, बिजनेस, स्टार्टअप कर पाएगा। ठीक है, जब स्टार्टअप, नौकरी, जॉब, बिजनेस करेगा तो उसकी आय होगी। आय होगी तो वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना। और सूचकांक की गणना 4 संकेतकों, ठीक है, उसके जो मानक होते हैं सूचकांक के वो 3 होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। और सूचकांक की जो गणना की जाती है वो 4 संकेतकों पर की जाती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। आई होप जो जितनी भी बात मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप पीडीएफ में भेजूंगी तो उसको पहले डिटेल में आराम से पहले पढ़िएगा, फिर सोचिएगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या कह रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है उत्पाद शुल्क से, बी आयकर से, सी चुंगी से या डी कृषि से। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको दिखाती जाती हूँ, जिसे हिंदी में कई शब्द हैं समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो हम इससे देख लेते हैं। अब यहाँ पर उत्पाद शुल्क मतलब कोई प्रोडक्ट, उसका ये ऑप्शन ये है फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, फ्रॉम इनकम टैक्स, फ्रॉम ऑक्टोराई। अब ये यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप चुंगी तो समझते हैं, पुरानी भाषा है, पुराना टर्म है ना, ब्रिटिशर्स के समय से। इसके बाद फ्रॉम एग्रीकल्चर या कृषि से। तो यह आंसर बताना है कि सबसे ज़्यादा सरकार को जो शुद्ध मुनाफा होता है वो किससे होता है। तो देखो उत्पाद शुल्क बोले तो एक्साइज ड्यूटी से भारत सरकार के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए रक्षा व्यय, बी किसानों को सब्सिडी, सी सामाजिक सेवाओं पर व्यय या डी ब्याज भुगतान। अब हमको कुछ चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आ रही होंगी तो हम इसको देख लेते हैं अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन से। देखो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि जो हम रक्षा पे खर्चा करते हैं, बी सब्सिडी टू फार्मर्स, सी एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस और थर्ड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, सरकार को जो सबसे मतलब कि ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो सबसे ज़्यादा सरकार को जो एक तरीके से नुकसान भी कह सकते हो वो होता है ब्याज भुगतान। नुकसान तो नहीं, अगर पैसा लिया तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। ठीक है, ब्याज कैसा, अब आपको लग रहा होगा कि सरकार को कैसा ब्याज, सरकार के पास तो खुद ही इतनी इनकम होती है एक्सपेंडिचर से, रोड टैक्स से। नहीं, सरकार आपको पता है ना कि सरकारें क्या करती हैं कि जैसे बाज़ारों से ऋण लेती हैं, हाँ है ना, बाहर से ऋण लेती हैं, फिर उसे साल दर साल उसकी जो ब्याज होता है उसको देती हैं। तो सबसे बड़े भुगतान ब्याज भुगतान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, बी वित्त आयोग द्वारा, सी वित्त मंत्रालय द्वारा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको आप पढ़िएगा फिर इसके बाद अपने आंसर को दीजिएगा। हम चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। ठीक है, और यह आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व संसद में पेश किया जाता है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग DEA के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सी आपका हो गया वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग नहीं होगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। ऑप्शन है 62.24%, बी 74.04%, सी 65.38% या डी 63.2%। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए फिर हम तब तक आंसर की बात करते हैं। तो देश के लिए साक्षरता दर 1951 में 80.33% थी, यानी कि 18
65.33%। इससे बढ़कर 2001 में हो गई थी आपकी 65.38%, यानी 65%। और पुरुषों के लिए साक्षरता दर 75.85%, लमसम 76% के आसपास थी। और महिलाओं के लिए 54.16% हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है साक्षरता दर कितने प्रतिशत, 65.38%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। ऑप्शन ए 2.24%, बी 2.17%, सी 17.64% या डी 1.64%। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चन है। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही तो वो इसको जरूर देख ले। तो जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी जनगणना 2011 के पहले परिणामों के अनुसार 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 17.64% हो गई, जो पिछली सदी की सबसे धीमी वृद्धि दर है। ठीक है, 17.64%। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी बिहार। तो आई होप ज़्यादातर तो यही है ना। अभी उस सिचुएशन से बिहार निकला नहीं है। तो नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों को मापा गया, और जिसमें आपका बेचारा सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार आ गया। ठीक है, देखिए तो आगे बढ़ते हैं। आंसर आपको आई होप मिल गया है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी ओडिशा या डी सिक्किम। तो महिलाओं के बारे में बात हो रही है। तो देखिए राजस्थान राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। सोचिए कितना कल्चर में मतलब कल्चर में सभी अच्छे हैं, बट ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। महिलाओं को वहाँ पर और शिक्षित लोगों को करवाना चाहिए, और महिलाओं को खुद आगे बढ़कर आना चाहिए, है ना। अपनी शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। ये आपका राजस्थान है। हालांकि अब क्रांति आएगी, काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी ओडिशा। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये पहले भी टेस्ट सीरीज में भी आ चुका है, और वैसे भी आयोग ने भी पूछा, तो ये आपको पता ही होगा। बट फिर भी इधर आप पहले इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन है झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी ओडिशा। तो इसमें मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, या रहती हैं। नेक्स्ट की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या लिंगानुपात है। ऑप्शन है 943, 943, बी 935, सी 931 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम जब तक आंसर देख रहे हैं आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। तो देखिए 2011 की जनगणना में ये पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 यानी 943 महिलाएं या स्त्रियां, ठीक है, थी। तो थोड़ी सी स्थिति ठीक है, बट अभी जो सेंसस हो जाए तो हमें काफ़ी चीज़ें अच्छे से, और डेटा हमारा कंफर्म और लेटेस्ट डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है। ऑप्शन है 1901 से 1911, बी 1911 से 1921, सी आपका हो जाएगा 1951 से 1961, डी 1971 से 1981। ठीक है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तब तक आप इसे देखें, हम आंसर को देखते हैं। तो देखिए 1901 के बाद इतिहास में सिर्फ 1911 और 2021 के बीच का दशक ही ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी। ठीक है, और 1921 बाद से भारत की आबादी बढ़ती चली गई। तो 1911 से 2021 जो इसका वो है PDF आंसर, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ईयर कंफर्म होंगे कि 1921 के बाद के इतिहास में 1911 है ना, 1901 से 1911, और इधर इन्होंने दिया है कि 1921 के बाद से। तो दोनों चीज़ें आपको जब अलग अलग पढ़ लोगे तो सही से पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आंसर हमारा बी है, 1911 से 1921। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली
सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय बैंक, बी भूमि विकास बैंक, सी सहकारी बैंक या डी नाबार्ड। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तब तक आप इसे देख लीजिए। देखिए, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था टेस्ट सीरीज में ही, तो हमने पढ़ा था नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो जो आंसर हमारा हो जाएगा वो आपका नाबार्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग सुधार, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन, सी राष्ट्रीय आय या डी कर सुधार। तो नरसिम्हन कमेटी के बारे में सुना ही होगा नाम आपने, जब भी हम करंट या वैसे बैंकिंग पढ़ते हैं तो आपको पता ही चल जाता है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से जून 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। तो ऑब्वियसली है कि ये आपका बैंकिंग क्षेत्र से ही संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी लखनऊ में या डी कानपुर में। ठीक है, तो सिडबी ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तब तक हम उसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये सिडबी भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है, और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में दिया है। ठीक है, जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए सेंसेक्स, बी डो जोन्स, सी निक्की या डी सीमेक्स। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडेक्स ऑफ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं, आप इनको पहले पढ़िए। तो BSI सेंसेक्स या मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक भारत का एक मूल्य भारित सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार ने 1986 में सेंसेक्स की रचना की थी। आज उसकी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रमुख इंडेक्स में गणना होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेंसेक्स। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर हमारा सही। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नासिक, बी हैदराबाद, सी होशंगाबाद या डी पटना। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको आप देख लीजिए, तब तक हम आंसर देखते हैं। देखिए, जो करेंसी नोट प्रेस होता है, जहाँ पर पैसे जो ये नोट होते छापे जाते हैं, वो नासिक में स्थित है। नासिक की प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करती है। वहीं सलबोनी और मैसूर की प्रेस को भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक और नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड संचालित करती है। देखिए, ये क्षेत्रीय हैं, 4 हैं, बट यहाँ पर इन्होंने PDF में नहीं दिया है। तो आपको डिफरेंस देख लेना कि जो करेंसी नोट प्रेस होते हैं नासिक वाली, वो प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, बट जो सलबोनी मैसूर की प्रेस है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर काम करती है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है नासिक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? ऑप्शन ए भू राजस्व कर, बी मनोरंजन कर, सी पथ कर या डी उपर्युक्त सभी। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर वे होते हैं जिन पर उन्हें कराधान की राशि तय करने की स्वतंत्रता होती है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए उत्पादन शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी तट कर या डी उपर्युक्त सभी। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? ऑप्शन ए प्रोडक्शन फी, बी कस्टम ड्यूटी, सी कोस्ट टैक्स या डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सेवा कर, उत्पाद, सीमा, ये चीज़ें पता है आपको, है ना। यहाँ पर फिलहाल जो ऑप्शन है वो डी है, बाकी चीज़ों को आप PDF से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला सॉरी एक सेकेंड आगे, देखिए मिस्टेक हो गई। यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है, ये है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये मैंने मिस्टेक से किया है क्योंकि वो दोनों मैच से थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो देखिए, जो केंद्र सरकार कर लगाती है
तो वो भी उनका होता है कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर कर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिलहाल ऑप्शन आपका डी ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो पड़ सकती है कई लोगों को। क्या होता है कि जब हम ये टेस्ट सीरीज देते हैं तो बहुत से क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आते हैं, या ऐसे लगता है कि इसको तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, या ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, कैसे फॉर्म किया गया है आयोग द्वारा। तो जो आपको टफ लगते हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो उनको ना A4 साइज में आप नोट डाउन कर लो और 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में उसका घुमा कर भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। टेस्ट सीरीज में कभी भी 100 हो, 200 हो या 140 क्वेश्चन पूरे के पूरे कभी किसी को नहीं आते, ये बात आप ध्यान रखना। मुझे नहीं आते, किसी को नहीं आते, बहुत ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा सुपर टैलेंटेड, वो जो 140 में 140 ही उसको आते हों। हर किसी को 20, 10, 50, 25 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती ही है, या ऐसा लगता ही है कि इसको मैंने, कुछ क्वेश्चन में लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा है, पढ़ा है, पर अभी कंफर्म नहीं याद आ रहा है। ठीक है, कुछ को लगता है कि इसको तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो जो बहुत सारे लोग और कुछ लोग जो सीरियस हैं वो जो करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, आपको करना है नहीं करना या आप डिसाइड कर लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे मुझे इसके बारे में नहीं समझ में आया, अभी हमने टिक लगा दिया, मान लो हमारा टिक गलत भी हो गया, हमने जो ऑप्शन चूज़ किया वो गलत भी हो गया, पर हम PDF में जाकर उसको देख लेते कि क्यों गलत हुआ, आखिर ये कह क्या रहा था, मैंने क्या टिक कर दिया। फिर हम उसको जो इम्पोर्टेंट, सारा PDF नहीं नोट डाउन करना, सारा PDF करोगे तो बहुत बड़ी कॉपी बन जाएगी मोटी सी। आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो चार नोट डाउन कर लो कि अच्छा इसमें ऐसे कह रहा था और इसमें ये होता है। उसको 2-3 बार कभी रिवाइज कर लो बीच में, और फिर जब आप टेस्ट सीरीज अटेंड करोगे तो आप देखना आपका स्कोर जो है वो हाई होगा, बूस्ट होगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा है तो फिर हमारा सही हो गया। ऐसा मैं भी करती हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, आप देखोगे, तो मैंने शेयर किया, बाकी आपकी चॉइस है ना। क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्राइसेम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, बी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, सी रोजगार हेतु शहरी युवकों से, या डी रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। ठीक है, तो ये तब तक देख लें जिनको प्रॉब्लम होती है हिंदी में। तो ट्राइसेम कार्यक्रम जो है वो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? ऑप्शन है चौथी, बी 5वीं, सी 7वीं या डी 8वीं। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तब तक हम आंसर देखते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना सूखा, अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के मंदी के दबाव में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन ये सही है, बट योजना हमारी फोर्थ से है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पहली घटना थी? ऑप्शन है बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, बी भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अधिनियमन, या डी प्रथम पंचवर्षीय योजना का परिचय। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर इसके फैक्ट याद हैं तो ही आपको याद रहेगा, है ना, ऐसे आपको याद नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका जो आएगा, देखिए इन्होंने कहा कि कौन सी पहली घटना थी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सबको पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, तो 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपकी पहली आंसर होना चाहिए ये, पर इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है कि 1972 से पहले 100 से अधिक बीमा कंपनियां थी, भारतीय और विदेशी, और इन कंपनियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें कंपनियों और कर्मचारियों के बीच सेवा के संबंधित अनुबंधों द्वारा शासित होती थी। तो 13 मई 1971 को भारत सरकार ने सामान्य बीमा आपातकाल प्राविधान के तहत जो लागू किया, तो 1971 को ये मान रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो हम लोगों ने, मेरे हिसाब से क्या सबने जो पढ़ा है उस हिसाब से तो डी आंसर होना चाहिए, पर चूंकि इन्होंने सी किया है तो या तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो या तो आप इसको आंसर मान लो। इसके लिए फिर मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये तो 1971 की घटना है और ये आपकी 1951 की, तो जो सबसे पहले घटित हुई है वो तो यही मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो स्किप कर दो, मेरे हिसाब से तो स्किप ही कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय बजट 2022-23 में उल्लेखित अमृतकाल के लक्ष्यों में से नहीं था। ऑप्शन ए समावेशी विकास, बी विकास और सर्वसमावेशी कल्याण, सी प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा, डी निजी निवेश से शुरू होने वाला पुण्य चक्र सार्वजनिक पूंजी निवेश। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं है उनमें से लक्ष्य। ये इधर आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको भी आप पहले देख सकते हैं। तो हम आंसर की बात करते हैं तो अमृतकाल के जो लक्ष्य हैं वो कई सारे हैं, बट आपका ऑप्शन जो है कि नहीं थे तो समावेशी विकास। ठीक है, विकास और सर्वसमावेशी कल्याण पर ध्यान दे, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, परिवर्तन, ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, निजी निवेश से शुरू होने वाले पुण्य चक्र सार्वजनिक पूंजी निवेश। इसके अलावा जो भी फैक्ट है वो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं था वो आंसर हमारा ए है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 60-61 के लक्ष्यों में से नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 1960-61 के लक्ष्यों से नहीं है। देखिए RO में फैक्ट तो पूछता है, ठीक है, बट इतना नहीं पूछता है कि आपको बहुत सी 10-20 बुक पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप कोई 2 बुक भी पढ़ रहे हो अच्छे से और रिवाइज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैक्ट तो आते हैं, ये बात सही है कि PCS में भी फैक्ट आते हैं, बट कॉन्सेप्ट भी आता है और UPSC में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ही आते हैं। तो आपको फैक्ट पे तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या है कि बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर के साथ तीव्र औद्योगिकरण, बी आय और धन में असमानताओं में कमी और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण, सी रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार, डी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना और उद्योग और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। तो यहाँ पर क्या नहीं है वो बताना है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको आप तब तक पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं आंसर देखती हूँ कि बताती हूँ कि इसमें से आंसर क्या सही है। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने पूछा कि क्या नहीं था, तो रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से नहीं था। ठीक है, रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार। अब ये कहाँ था, ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 61 तक चला। इसका मुख्य फोकस देश के उद्योग का विकास है। ठीक है, तो आप जब आंसर को पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है परिवहन, बी निर्माण, सी होटल और रेस्तरां, या डी बीमा। तो भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है ये बताना है। तो आपका जो परिवहन नहीं, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप इसको देखिएगा। भारत में निर्माण सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक घटक है जो सेवाएं प्रदान करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो बी जो आपका हो जाएगा निर्माण, वो आपका सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। ऑप्शन है पहली योजना, बी दूसरी योजना, सी चौथी योजना, या डी तीसरी योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की दर ऋणात्मक थी, यानी कि कम थी, है ना। आप पॉजिटिव हो गए निगेटिव, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि ऋणात्मक थी, यानी कि निगेटिव थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है संघ सूची, बी समवर्ती सूची, डी राज्य सूची, सी राज्य सूची, डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए आप इसका तब तक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। तो जो आर्थिक नियोजन है, तो देखिए अपने संविधान में 3 सूचियां हैं जिन्हें सारे लोग जानते ही होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसी में से विषयों का बंटवारा है, एक तरीके से विषयों का डिवीजन है ना, कि राज्य के किस विषय पर कानून बना सकता है और क्या क्या विषय दिए गए हैं। तो उनकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो देखिए आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर नियम बना सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं PDF में कि क्या क्या और हो सकता है, संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है। तो उसको आप ज़रूर उससे पढ़िएगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पूरी बातों के यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं, आंसर हमारा बी है, क्योंकि ऐसे टाइम ही जाएगा और आगे हम क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना। तो आप इसको PDF से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन
नीति आयोग के 7 स्तंभों में से एक है। ऑप्शन ए जन समर्थक नीति, बी नवाचार, सी खोज या डी गतिविधि। तब तक आप इसको देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो जन समर्थक नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं, नीति आयोग के जो 7 स्तंभ हैं उसमें से जन समर्थक भी है। और कौन कौन से 7 स्तंभ हैं उनको आप जरूर PDF से देखिएगा। तो फिलहाल आंसर जो हमारा है वो ए है, यानी कि जन समर्थक नीति। ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको समर्थक गतिविधि, सशक्तिकरण, भाग लेना, समावेश, समानता, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से दी गई हैं। देखिए नीति आयोग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में जो भी पॉलिसीज़ वगैरह या कुछ भी है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गांधीवादी योजना का प्रस्ताव किसने दिया था। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, हम आंसर की बात करते हैं। तो गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा सामने रखी गई थी। ठीक है, इस योजना में रोजगारोन्मुख योजना पर बल दिया गया था। तो आपको पता ही है कि गांधी जी इस पर काफ़ी जोर देते थे, है ना, नौकरी से ज़्यादा वो रोजगार पर ध्यान देते थे। तो हमारा जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा, यानी श्रीमन नारायण अग्रवाल जी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना नियोजित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना या डी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो नियोजित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है वो 1961 से 66 तक था। तो जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से कब अस्तित्व में आया। ठीक है, ऑप्शन है 1990, 1990, बी 2000, सी 1995 या डी 2005। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट स्टैटिक उसका फैक्ट है, अगर वो नहीं याद है तो फिर नहीं बता पाएंगे, है ना। तो जो विश्व व्यापार संगठन है वो 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। ठीक है, WTO को 1947 में संपन्न टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GSTT के स्थान पर अपनाया गया था। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं कि WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौर के बाद तैयार हुई थी। पहले उसका नाम गैट था, फिर WTA, ठीक है, रखा गया। तो 1 जनवरी 1995 आपका जो आंसर है वो हो जाएगा, यानी कि सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देने, आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था के लिए किस स्थान पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है लखनऊ, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली या डी जयपुर। तो मोटे अनाज के बारे में काफ़ी काम किया जा रहा है सरकारों द्वारा, है ना। तो इसको जो उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो यह आयोजन किया गया वो आपका बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं दिखाई देती हूँ, मेरी कोशिश रहती है बस टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं कई बार स्किप कर देती थी, पर आप इसको तब तक वीडियो को पॉज करके देखिएगा और आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए बलिया, बी बस्ती, सी इटावा या डी लखनऊ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो मोदी जी ने 18 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, यानी कि इसके पहले एक चरण और हो चुका है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका बस्ती। चलो आगे बढ़ते हैं। तब तक आप ये 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इसका क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ऑप्शन है लखनऊ, बी प्रयागराज, सी बनारस, डी ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तब तक आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लीजिएगा। एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश हैज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री गिवन इन प्रिंसिपल
अप्रूवल टू ओपन द कंट्रीज फर्स्ट स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर, है ना, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के बनारस में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रयास भी है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो यानी कि सी, ठीक है, वाराणसी यानी कि बनारस आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वेस्ट टू कोल प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, बी वाराणसी, सी प्रयागराज या डी लखनऊ। ये हमारा क्वेश्चन था और हमें इसका आंसर देखते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा जिसका निर्माण एनटीपीसी कर रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे काम किए जा रहे हैं। एक तो पहले आपने देखा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो मंजूरी दी गई वो भी वाराणसी में, और कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट जो है वो भी वाराणसी में ही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने अब शहरी क्षेत्रों में नए निजी स्कूल खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर भूमि का होना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए 3000 वर्ग मीटर, बी 3500 वर्ग मीटर, सी 2000 वर्ग मीटर या डी 4500 वर्ग मीटर यानी कि 4500 मीटर। ठीक है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप इसको तब तक देखिए। तो सरकार ने क्या किया है उसके बारे में, तो जो ये काम किया वो राज्य बोर्ड ने किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रमुख सचिव ने बताया कि बोर्ड ने अब शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूल खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन अनिवार्य कर दी है, जो पहले 650 वर्ग मीटर थी, तो बढ़ा दिया गया है उससे एरिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा? ऑप्शन है केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि नाउ फार्मिंग सर्वे विल बी कंडक्टेड इन उत्तर प्रदेश ऑन द लाइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि इसके पहले कोई और स्टेट भारत में कर रहा था तो वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में भी फॉलो किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया है, एक नया जो इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देश के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए? ऑप्शन है प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ या डी कानपुर। ठीक है, तो देखिए काफ़ी चीज़ें बन रही हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब रोपवे वहीं बनाया जाएगा, तो जहाँ पानी या जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन चलेंगे तो जहाँ पानी होगा वहीं ये किया जाएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और आंसर भी आपको मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन है मिर्जापुर, बी कानपुर, सी बहराइच या डी लखीमपुर। जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, एक सेकेंड, हाँ ये उत्तर प्रदेश का नहीं, ये राष्ट्रीय जलीय जीव ही है। ठीक है ना, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिए जो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है वो उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती है ना। तो यहाँ पर मिर्जापुर है, फिलहाल सोनभद्र नहीं है, ऑप्शन ही हमारा सही है। साथ में सोनभद्र भी होता तो वो भी हमारे ऑप्शन में सही हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ के समीप किस वन में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन है कुकरेल वन में, बी कतरनिया घाट है, कर्तनिया घाट नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कतरनिया घाट वन में, बी दुधवा वन में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तब तक हम आंसर देखते हैं। तो जो कुकरेल संरक्षित वन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, एक मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुओं का अभ्यारण्य है। ठीक है, ये इंदिरा नगर लखनऊ के रिंग रोड पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके अलावा जितनी भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन है फैक्चुअल, उसको आप PDF से जरूर पढ़िएगा, तो आपका और अच्छे से बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन है बखीरा वन्यजीव विहार, बी कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, सी ओखला वन्यजीव विहार या डी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, आते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के ही हैं तो जरूर आते हैं।
देखिए जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है वो चंद्रप्रभा का है, 1957 में स्थापित किया गया था और यह चंदौली जिले में स्थित है ना। तो चंद्रप्रभा हो जाएगा, या रानी चंद्रप्रभा भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सी राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, या डी श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको तब तक देखिए और हम इसका आंसर देखते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का है, आई होप आंसर पहले ही मिल गया होगा आपका। जो पापीकोंडा है ये उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, राजीव गांधी भी नहीं है, दुधवा ही है, दुधवा ही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, जो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 तक देश में दिल्ली मेट्रो रेल के पश्चात दूसरी सबसे लंबी मेट्रो रेल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, या डी हैदराबाद। ठीक है, ये आपका तब तक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप देखें, हम तब तक आंसर की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च को बेंगलुरु में बहुप्रतीक्षित व्हाइट फील्ड केआरपुरम मेट्रो लाइन का शुभारंभ किया। 12 स्टेशनों के साथ इस जो मेट्रो लाइन की दूरी है काफ़ी लंबी है विस्तार के साथ। तो बेंगलुरु मेट्रो के पास 63 स्टेशनों के साथ कनेक्टिविटी है, जो इसे दिल्ली मेट्रो के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनाती है। ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में उपभोक्ता मामलों के विभाग में ने निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में तुर्क के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है? ऑप्शन है शेखर पांडे, बी निधि खरे, सी विमल जोशी, या डी विवेक ओझा। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी अच्छे से करंट के क्वेश्चन जो है वो भी आपके सॉल्व हो रहे हैं, या आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए, तब तक हम बात करते हैं आंसर की। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मार्च को तुअर यानी कि अरहर की जो दाल होती है के स्टॉक की निगरानी के लिए निधि खरे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा निधि खरे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की महिला को कनेक्टिकट राज्य अमेरिका की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन है शांति सेठी, बी अरुणा मिलर, सी मनप्रीत मोनिका सिंह, या डी मनमीत गोलन। ठीक है, थोड़े से नाम यहाँ पर बदले हुए हैं बट आपको याद रखना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है तो ज़रूर हो सकता है क्वेश्चन आ ही जाए। तो भारतीय मूल की सिख महिला लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन को अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए मनमीत और मनप्रीत में कन्फ्यूजन हो सकती है, याद रखना मनमीत कोलन है और ये मनप्रीत मोनिका सिंह है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? मनमीत कोलन। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है बट आप लास्ट का कोलन याद रखो तो ये तो याद रहेगा कि कौन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है साजिद मीर, बी शेख अहमद, सी आलिया मीर, या डी शबनम शेख। आप इधर क्वेश्चन को तब तक पढ़ लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 है ना। तो जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है उससे पुरस्कार से आलिया मीर जी को नवाजा गया है या दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, आलिया मीर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके माध्यम से कार्य करती है? ऑप्शन है बाजार क्रियाविधि, बी केंद्रीय आवंटन मशीनरी, सी सरकारी नीति द्वारा विनियमित बाजार तंत्र, या डी सरकारी भागीदारी और योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तब तक आप इसको देखें। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र दोनों अर्थव्यवस्था को निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो आप आगे चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। आंसर जो हमारा है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सरकारी भागीदारी और निजी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या डी राजस्व विभाग। ठीक है, देखिए भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कि सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आई होप आपने देख लिया होगा तब तक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, बी अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, सी ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, या डी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना।
तो ये अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, अंत्योदय का मतलब सबसे गरीब है। भारत भर में सबसे गरीब परिवारों को सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, है ना। तो डी हो गया, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, यानी कि काफ़ी वर्नरेबल सेक्शन जो होता है, वर्नरेबल, उसके बारे में बात की जा रही है ना, जिसके पास सुविधाओं का बहुत अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है शिक्षा, बी बैंकिंग, सी कृषि या डी स्वास्थ्य। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। तो गैर निष्पादित संपत्ति शब्द बैंकिंग से ही में आएगा और ये आपको बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करना है। सेकेंड, इसे वित्तीय वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। तो पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। ये हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। आप इसको पढ़िएगा, फिर अपने आंसर को टिक कीजिएगा, है ना। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान काफ़ी लोग जो वित्तीय परिव्यय के साथ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नाम से एक नई केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड वो दोनों आपके सही है और आंसर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है मूक बाधित रोजगार, बी दीनहीन रोजगार, सी कैप्टिव रोजगार या डी दृष्टिबाधित रोजगार। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह अंडर द दीनदयाल उपाध्याय स्किल स्कीम। तो ये आपके ऑप्शन है, आप पहले इनको देखें। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना DDU-GKY के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। ठीक है, और इसके जो भी ऑप्शन है वो आप देख लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, हमारा आंसर आ जाता है। और समय बचाने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित तपोवन NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। ऑप्शन है मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम या डी नागालैंड। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन को देख लीजिए, हम आंसर की बात करते हैं। तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने असम स्थित तपोवन NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा है ये। ऑप्शन सी आपका जो होता है वो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन है गौतम अडानी, बी रतन टाटा, सी सुनील भारती मित्तल या डी नवीन जिंदल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 104 नंबर। तो जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय डलास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, नवीन जिंदल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रोब का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी SBI बैंक। तो तकनीक का बहुत यूज़ हो रहा है और तकनीक काफ़ी हेल्पफुल है, तो काफ़ी परेशान भी करने वाली, डरावनी है। आप लोगों ने भी डीप फेक न्यूज़ देखी होगी, तो थोड़ा सा सावधानी रहें और उस पर थोड़ी सी पकड़ बनाना भी ज़रूरी है। देखो क्या सरकार करती है, उसके लिए नए नियम लाती है या पुराने नियमों में ही कोई संशोधन करके बनाया जाए, पर काफ़ी डराने वाली भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जो ये माइक्रोपिन करके भुगतान प्रणाली का जो किया गया है वो आपका एक्सिस बैंक ने किया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, एक्सिस बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है निम्नलिखित में से नया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को एशियाई हॉकी महासंघ AHF का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऑप्शन है सविता पुनिया, बी नवनीत कौर, सी वंदना कटारिया या डी सलीमा टेटे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप तब तक पढ़े। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी महासंघ AHF ने 2 वर्ष के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, सलीमा टेटे, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मार्कोस ट्राइजो,
बी डिल्मा रूसेफ, सी जेम्स मिलर या डी केवी कामत। ठीक है, तब तक आप ये इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन का आंसर है, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक वही बैंक है जो ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2014 यानी कि 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, तो डिल्मा रूसेफ आंसर हो जाएगा और कुछ बातें आपकी अलग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा फिलहाल बी सही है। न्यू क्वेश्चन है कि अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसका आयोजन ओडिशा के आईएनएस चिल्का में किया गया। बी, खुशी पठानिया को सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल विपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चन है। और हम बात कर लेते हैं अग्निवीरों के बारे में। तो अग्निवीरों के पहले बैच ने 28 मार्च को ओडिशा के आईएनएस चिल्का में पासिंग आउट परेड किया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यानी कि जो पहला और दूसरा कह रहे हैं आंसर, पहला और दूसरा जो हमारा ऑप्शन कह रहा है वो दोनों ही सही है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर जारी एक सर्कुलर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, अप्रैल 2023 से प्रीपेड भुगतान उपकरणों के प्रयोग से मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज लगाने का सुझाव दिया गया है। बी, इसे व्यापारियों को किए गए 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर लगाया जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इसको तब तक पढ़ें और अपने आंसर को चेक करें, है ना। हम तब तक बात कर लेते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई द्वारा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएंगे वो सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में कृषि कार्य समूह के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? ऑप्शन ए शिमला, बी जयपुर, सी चंडीगढ़ या डी देहरादून। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, तो आप तब तक इसको पढ़ें। हम आंसर को देखते हैं। तो कृषि कार्य समूह एडब्ल्यूजी की दूसरी कृषि प्रतिनिधियों की बैठक 29 से 31 मार्च 2023 तक चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। ठीक है, इस बैठक में भारत के साथ 19 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट बैठक है। ऑप्शन फिलहाल हमारा यहाँ पर सी, यानी कि चंडीगढ़ सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार हत्या के मामले में निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर अपना निर्णय सुनाया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद हाईकोर्ट, बी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, सी मद्रास हाईकोर्ट या डी बम्बई हाईकोर्ट। आप तब तक क्वेश्चन को पढ़ें, हम आंसर को बताते हैं। तो देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 मार्च को हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है। ठीक है, आगे की बातें आप जरूर उससे पढ़ लीजिएगा, तो आपको और आसानी रहेगी आंसर में। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में भारत द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी पुणे या डी नई दिल्ली। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तब तक आप इसे देखें। तो भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी की चीज़ें आप पीडीएफ से ज़रूर देखें, है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कई बार अच्छी अच्छी बताई जाती हैं, तो उसे आप पीडीएफ से पढ़ लें। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का कुल निर्यात निम्नलिखित में से कितना है जो अब तक का सर्वोच्च है? ऑप्शन ए 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर,
सी 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर या डी 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तब तक आप इसको पढ़े, हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 28 मार्च को जानकारी दी है कि भारत का कुल निर्यात 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? ऑप्शन है IIT मुंबई, बी IIT कानपुर, सी IIT दिल्ली या डी IIT मद्रास। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, हम आंसर की बात करते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी इनोवेशन है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं न्यू क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए संरक्षण योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक उपग्रह संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई? ऑप्शन है बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो सी ऑप्शन यानी कि आपका जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए संरक्षण योजना के तहत राजस्थान के जैसलमेर में एक उपग्रह संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है या केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेता और पूर्व सांसद वारीद थिकेथला का मार्च 2023 में निधन हो गया था। ये निम्नलिखित में से किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है परफेक्ट, बी इनोसेंट, सी ब्लैक या डी मिस्टर परफेक्शन। ऑप्शन देखते हैं हम आंसर। तो अभिनेता और पूर्व सांसद का 2023 में जब निधन हो गया तो इन्हें इनोसेंट के उपनाम से भी प्रसिद्ध थी, ये जाना जाता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आंसर आपका इनोसेंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरकर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश, बी विनय प्रकाश, सी जयप्रकाश भगत या डी कृष्ण प्रसाद जोशी। तो कृष्ण प्रकाश और कृष्ण प्रसाद में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर हमारा क्या कह रहा है कि आयरमैन और IPS अधिकारी। ठीक है, कृष्ण प्रकाश ने गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग पर स्थित से प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं, मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप में स्थित तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बनकर 1 और मील का पत्थर हासिल किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा काम है। ऑप्शन ए कृष्ण प्रकाश। ठीक है, लेकिन अलग ही गुण है तो इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किन देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया? ऑप्शन है आसियान देश, बी अफ्रीकी देश, सी सार्क देश या डी दक्षिण अमेरिकी देश। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, हम यहाँ आंसर देख लेते हैं। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च 2023 को पुणे में आयोजित हुआ। ठीक है, और जो सम्मेलन था उसमें मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मौजूद थे। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, अफ्रीकी देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा तो अफ्रीकन कंट्रीज आपकी सही हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में NDTV का स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित में से किसे या किन्हें नियुक्त किया गया? ऑप्शन है DK जोशी और दीपाली गोयनका, बी भगवती शर्मा और DK जोशी, सी UK सिन्हा और दीपाली गोयनका, डी UK सिन्हा और भगवती शर्मा। ठीक है, तो UK सिन्हा और दीपाली गोयनका को 27 मार्च 2023 से 2 साल की अवधि के लिए NDTV का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं देखे फिलहाल, पर अब ये कहाँ से नया बनाया गया पता नहीं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके देखिएगा, फिर आपका आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है आर। कथन है कि फसल ऋण मोचन योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना आरंभ की गई है। ठीक है, कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 9 जुलाई 2017 को की गई थी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर आपका है
ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सत्य है। देखिए, फसल ऋण मोचन योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना आरंभ की गई। इसका उद्देश्य किसानों को बैंक ऋण से राहत दिलाकर उन्हें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर वो सही है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आपका कथन और कारण का ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 25,304 हेक्टेयर है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 12% के बराबर है। कथन है कि वर्ष 2021-22 में प्रचलित भावों प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में 28.44% एवं स्थायी भावों पर 25.33% योगदान है। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर है उसी तरीके से कि ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसका सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन एवं वनिकी क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। फिलहाल जो हमारा आंसर है वो बी इसमें भी सही है। इसमें भी का मतलब इसके ऊपर जो अभी हमने कथन कारण पढ़ा उसमें भी बी ही सही था। ठीक है, तो ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ इसमें 2023 के बजट की भी क्वेश्चन है और करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 2023-24 में कुल बजट व्यय कितना निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए ये आपका इतना है करोड़ में, डिजिट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बी इतना करोड़ रुपए, सी इतना करोड़ रुपए या डी इतना करोड़ रुपए। ठीक है, 79 समथिंग करोड़ रुपए, 45 और 61, 69 इस तरीके से डिजिट में। तो बजट के बारे में पूछा है तो उत्तर प्रदेश सरकार का 2023-24 बजट में कुल, ठीक है, तो जो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन धनराशि है इतने हज़ार करोड़ रुपए कुल अनुमानित व्यय है। ठीक है, उन्होंने पूछा कितना निर्धारित किया गया है व्यय। ठीक है, तो ये इतना निर्धारित किया गया। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका देख लीजिए। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसे हम खर्च करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, है ना, मतलब कि तो वही यहाँ पर कितना पहले से फिक्स्ड किया गया, सोचा गया। जैसे आप जाते हो ना तो आप सोचते हो कि मैं आज 1,000 के कपड़े ले लूँगा, बाकी पैसे बच जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी पहले निर्धारित किया सरकार ने कि इतना खर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी क्वेश्चन वही है उसी तरीके से कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 में कुल बजट प्राप्तियाँ कितना अनुमानित है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आंसर। तो उत्तर प्रदेश सरकार का 2023-24 का जो बजट है या जो कुल प्राप्तियाँ हैं बजट में, वो आपकी ऑप्शन डी 68 समथिंग करोड़ रुपए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2023-24 में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2023-24 में उत्तर प्रदेश में कितने घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। तो जो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया वो आपका ऑप्शन ए है ना, 12,39,877। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर ये देखिए आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, तो आपको जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही वो आप इंग्लिश को भी देखते चलें, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी वाराणसी, सी कुशीनगर या डी सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, आई थिंक करंट का ही क्वेश्चन होगा ये भी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना का भी प्रावधान किया गया। तो आपका जो सी आंसर है कुशीनगर वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो इसको भी वीडियो रोक के पहले देखिएगा, फिर आप अपना आंसर चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 2023-24 के बजट के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और सूचियों के नीचे सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प, पीएम श्री, प्रोजेक्ट अलंकार, डी डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो कितनी अमाउंट में राशि व्यय होनी वो हमें यहाँ पर मिलान करना है।
देखिए तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का 3 है, पी का सही मिलान है 2 हो जाएगा, प्रोजेक्ट अलंकार का आपका 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये पेपर हमारा यहीं से ख़त्म होता है। उसके एक पेज कहीं ऊपर नीचे मिसप्रिंट हो गया है, तो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम 126 तक ही फाइनल है हमारे पास। तो आगे दूसरी टेस्ट सीरीज़ में बात करते हैं। जीएस वर्ल्ड की एक टेस्ट सीरीज़ और बाकी, एक टेस्ट पेपर और बाकी है। इसके बाद में फिर हम ध्येय आईएएस की मिक्स वाली टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। मिक्स का मतलब जीएस के सारे पोर्शन होंगे, हिंदी इंग्लिश जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि जैसा पेपर आता है उसी तरीके की वो टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।